जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 31 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण 5 प्रश्न देखेंगे जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो देखिए डिब्बे जो है घनाभाकार है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसके लिए सूत्र आता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी कि 2 गुना यह एल मतलब लंबाई, बी माना चौड़ाई, ठीक है, और एच माना ऊंचाई। देखिए यही सूत्र आता है घनाभ का जो है संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सीधा इसका सूत्र में इसका मान पुट कर देंगे। जैसे लंबाई के लिए क्या है? लंबाई के लिए 18 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको हम देखिए मान रखते हैं। तो देखिए 2 इंटू एल क्या है? तो एल 18 है और चौड़ाई कितना है? तो 12 है, प्लस होगा उसके बाद बी कितना है? तो यह चौड़ाई 12 है और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? एच, ठीक है, 10 एच है। उसके बाद लंबाई कितना है? तो 18 है और मल्टीप्लाई कितना होगा? बी कितना है? एल एच, ठीक है, यह एल एच है, ठीक है, यह एच है, तो एच कितना है? 10 है। ठीक है, तो यही हमारा सूत्र हो गया, और सूत्र में सीधा हमने उसके मान को पुट कर दिया। उसके बाद हम इसको सोल्यूशन कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देख चलिए इसको हम करते हैं। तो 2 हो गया, और 12 में 18 से गुना होगा, तो 12 18 जब गुना कीजिएगा तो आपका जो गुना करके आएगा क्या आएगा? 216 आएगा। ठीक है, 216 आएगा, और 12 में 10 से गुना होगा तो यह कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 18 में 10 से गुना होगा तो 180 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कीजिएगा? 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और इन सभी को जोड़िएगा। तो इन सभी को जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा तो कितना आएगा? तो 516 आएगा, और 516 में अब क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना का 12, 1 दूना का 2 और हार से लेकर कितना 3 हो जाएगा, 5 दूना का 10, यानी कि 1032 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल किस में होता है? तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। 1032 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया है 1032 सेंटीमीटर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि स्टॉपेज सहित एक ट्रेन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और स्टॉपेज को छोड़कर ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? ठीक है, ट्रेन बताना है कि वह 1 घंटा में कितने देर रुकती है अगर वह 90 किलोमीटर की प्रति घंटा से चलती है और स्टॉपेज को छोड़कर चलती है। ठीक है, और स्टॉपेज के साथ वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो बताना है कि वह स्टॉपेज पर वह कितना देर रुकती है। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें देख लीजिएगा कि चाल आपका जो अधिकतम चाल है और न्यूनतम चाल है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर होता है। आपको रुकने वाला समय निकालना है, तो उसके लिए इन दोनों का अंतर लिखिएगा। तो 25 और 75 और 90 में कितने का अंतर है? तो 90 और 75 में टोटल 15 का अंतर है। ठीक है, और इसके बाटा में हम क्या लिखते हैं? तो जो अधिकतम चाल होता है उसी को लिखते हैं। तो अधिकतम चाल क्या है? 90 है, तो 90 को हम लिखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? घंटा से गुना करते हैं। तो घंटा हमारा 1 घंटा में 60 मिनट होता है। देखिए चूंकि ऑप्शन देखिए सारे मिनट में दिया है, तो यह तो घंटा निकल गया 15/60, हमें इसको मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलने के लिए क्या कीजिएगा? 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 15 छः का 90 और 6 से इसको 60 में काटिएगा तो 10 आएगा, यानी कि वह जो ट्रेन है एक स्टॉपेज पे कितना देर रुकती है? तो 10 मिनट रुकती है एक स्टॉपेज पे। ठीक है, तो 10 मिनट हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे समरूपता से संबंधित प्रश्न है। देखिए प्रश्न बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 46 डिग्री है तथा आर आर कितना है? कोण आर जो है 64 डिग्री है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी के समरूप और संगत है तो कोण बी का मान क्या होगा? तो देखिए समरूपता का नियम जानते होंगे, तो इस क्वेश्चन का आसानी से बना दीजिएगा। समरूपता में क्या होता है कि इसमें होता है कि दो त्रिभुज क्या होता है, दोनों त्रिभुज के जो भुजाएं हैं वह संगत क्या होती है? बराबर होती है, और उनका संगत कोण जो होता है वह कितना, संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपात होती हैं, और उनके कोण जो है बराबर होते हैं। चलिए हम आपको मैप से बताते हैं कि इस समरूपता का मतलब क्या होता है। जैसा कि देख लीजिए यहाँ पे पी क्यू आर, हम एक त्रिभुज बनाते हैं, दो त्रिभुज इसमें बनाना होगा हमें, पी क्यू आर या पी क्यू और आर। और यहाँ पे एक त्रिभुज है जो कि दूसरा त्रिभुज है, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम ए बी सी है। ठीक है, ए बी और सी। अब देखिए इसमें बोला है कि पी का मान कितना है? 46, और यह दोनों त्रिभुज जो है क्या है? समरूप है, यानी कि आपका यह कोण
यह कोण और यह कोण, यह तीनों कोण जो है इसका समरूप कोणों के बराबर होता है। ठीक है, तीनों कोण बराबर होता है। और इसकी भुजाएं क्या होती है, तो इसके भुजाएं जो है एक दूसरे के समानुपाती होती है, यानी कि जो भुजा PQ का मान होगा उसी के अनुपात में AB का मान होगा। ठीक है, तो यह जो है भुजाएं तीनों समानुपाती होती हैं। तो देखिए यहाँ पे कोण P का मान कितना दिया है, तो कोण P का मान 46 दिया है। कोण R का मान कितना दिया है, 64 दिया है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 100, तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो इन दोनों का जोड़कर 180 में से घटाइएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 46 और 64 को जोड़िएगा तो 110 होगा, और 180 में से 110 को घटाइएगा तो क्या आएगा, 70 आएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें कोण B का मान निकालना है, तो इधर कोण Q है, तो कोण Q के संगत कोण B है, तो यह दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो कोण B का भी मान कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 70 डिग्री ए में दिया है, राइट आंसर हमारा 70 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या करना था, आपको समरूपता देखना था और समरूपता के हिसाब से आपको बना देना था। अगर आपको पता होगा कि दो त्रिभुज समरूप क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, अगर ये पता हो तो आप क्वेश्चन बिना डायग्राम बनाए ही कर सकते थे। जैसे कि इसके कोण P यहाँ पे जो कोण P है वही इसी का कोण A का मान बराबर होगा, कोण Q का मान कोण B के बराबर होगा, और कोण C का मान कोण R के बराबर होगा। अगर भुजा की बात करें तो PQ जो जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में AB होगा, जिस अनुपात में QR होगा उसी अनुपात में BC होगा। तो अगर आप समरूपता का नियम जानते हैं तो क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और उसके आधार से उसकी ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है, बेसिकली आपको दो बातों का ध्यान रखता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर आपको ऊंचाई नहीं दिया होता है तो आप क्या करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र लगाते हैं, जहाँ पे आपको उसका अर्ध परिमाप निकालना होता है, एस निकालना होता है, उसके बाद आप उसका क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र लगाकर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको मालूम अगर त्रिभुज का ऊंचाई और जो उसका आधार मालूम हो तो आप क्या सूत्र लगाते हैं, तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया हो जाता है हमारा 1/2 गुना आधार मतलब B और H मतलब ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाता है। तो देखिए 1/2 हो गया, और आधार कितना दिया है, तो आधार हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है। इसको आप काटिएगा तो यह कितना होगा, 5 होगा, और 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर जो है हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर देखिए इसमें ऊंचाई नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज का तीनों मान दिया होता है, उसमें हम उसका हीरोन का सूत्र लगा कर उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न है, जो एवरेज से संबंधित प्रश्न है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 वर्ष पहले एक पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितना है, 28 वर्ष है, और 5 वर्ष पहले पति और बच्चा की औसत आयु कितना है, 21 वर्ष है। तो पत्नी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए जब भी आपको एज से संबंधित प्रश्न पूछे तो उसमें क्या आपको ध्यान रखना होता है, उसमें अगर आपको सबसे पहले निकालना होता है तो आपको वर्तमान का एज निकालना होता है। ठीक है, वर्तमान में का एज निकाल लीजिएगा तो जो क्वेश्चन है आपको बनाने में काफ़ी सहूलियत होती है। ठीक है, तो देखिए पहला लाइन दिया है, बोला है कि 2 वर्ष पहले एक पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 28 वर्ष है। 2 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 2 वर्ष पहले की औसत आयु 28 वर्ष है। तो अगर वर्तमान के उनके जो आयु का योग निकालिएगा तो उसका वर्तमान में आयु का योग निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 28 से उसके औसत से उसके संख्या में गुना कर दीजिएगा। तो टोटल से 3 संख्या है और 28 उनका औसत है, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 8 3 के 24 और 3 दूना का 6, 6 और 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 84 जो है उनका वर्तमान उनका जो है आयु का योग होगा। देखो 2 साल पहले की आयु का योग है, और वर्तमान में आइएगा तो इसमें क्या कीजिएगा, आपको 2 3 का 6 जोड़ना होगा, तो 6 जोड़िएगा तो टोटल 90 हो जाएगा। यानी कि टोटल 90 जो है वर्तमान में उन तीनों के आयु का योग है 90। ठीक है, 90 वर्ष के हैं उन तीनों की आयु। उसके बाद बोला है कि देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पहले पति और बच्चे की आयु, 5 वर्ष पहले पति और बच्चे की आयु जो है 21 वर्ष है। तो 21 वर्ष उनका औसत है। अगर उनका जो 5 वर्ष पहले का योग निकालिएगा तो क्या करिएगा, 21 × 2 होगा, तो 21 × 2 होगा तो कितना होगा, 1 दूना का 2, 2 दूना का 4। ठीक है, यह उनका जो है 5 वर्ष पहले आयु का योग है। अगर आप वर्तमान में आयु का योग निकालिएगा तो इसमें 5 दूना का 5 वर्ष है, और 2 लग हैं तो 10 साल
इसमें प्लस होगा, तो 10 इसमें जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्तमान में इन पति और बच्चे का जो आयु का योग है 52 है, और वर्तमान में तीनों के पति पत्नी और बच्चे तीनों के आयु का योग 90 है। ठीक है, तो यहाँ से आप वर्तमान में पत्नी की आयु निकालनी है, तो देखिए 3 का यहाँ पे 90 हो गया और 2 का यहाँ पे 52 है। ठीक है, तो तीसरे का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, अधिकतम में से छोटका को घटा दीजिएगा, तो 90 में से 52 को घटाइएगा तो 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 गया तो 3। ठीक है, तो 38 वर्ष जो है उस पत्नी की क्या हो जाएगी, आयु का एज हो जाएगा, उसकी एज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 38 वर्ष हो जाएगा उसका एज। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है जो कि राइट आंसर होगा, 38 वर्ष उससे महिला का, उस पत्नी का एज होगा। ठीक है, तो देखिए आज हमने इस वीडियो में टोटल कितने 5 प्रश्न किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाँचों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप इन 5 प्रश्न में से कितने प्रश्न का जवाब आप खुद से दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।